डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ये रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये एक ही तरह की नहीं रहती, इसमें बहुत तरह की रेडिएशंस रहती है, अलग अलग टाइप की रेडिएशंस रहती हैं और इन रेडिएशंस को हम अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी या अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। ऐसा कैसा कर सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि एनर्जी जो रहती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यानी ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यह बन जाता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, यानी एनर्जी आप रेडिएशन बोल रहा हूं मैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो रहती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा या सी अपॉन लैम्बडा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के बदले में सी अपॉन लैम्बडा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्बडा जो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ। तो यहां पे रिलेशन होगी एनर्जी और वेवलेंथ की, तो इससे पता चल जाता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी या एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैं ये कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। न्यू बार क्या है? न्यू बार जो रहता है ये बराबर रहता है 1 अपॉन लैम्बडा, जिसे हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर रहता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे यहां पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो इसका मतलब जिस रेडिएशन का वेव नंबर ज्यादा होगा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन जिस रेडिएशन का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। या मैं दूसरे अल्फाज में ये कह सकता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो वेव नंबर भी ज्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ जो है ये कम हो जाएगा। ठीक, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या वेवलेंथ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेव नंबर सेम नहीं रहता। ठीक है, तो वी कैन अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेव नंबर, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस according to their frequency or according to their wavelength is called electromagnetic spectrum। electromagnetic spectrum, स्पेक्ट्रम का मतलब ये रहता है अरेंजमेंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल सन से जो रेडिएशन निकलती है उनमें बहुत तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती है। उनमें से जैसे कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, या माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, या फिर रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, इन रेडिएशंस को हम अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। चलो हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अब हम देखते हैं सबसे ताकतवर रेडिएशंस कौन सी रहती है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएशंस की रहती है। तो इसमें आता है कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, उसके बाद में आईआर, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव्स। तो मैं ये कहूंगा कि इस रीजन में एनर्जी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, जबकि रेडियो वेव्स की एनर्जी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम होगा, तो इसका मतलब यहां पे वेवलेंथ जो है ये कम होगा, जबकि यहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। यानी जो जितनी
ताकतवर रेडिएशंस रहती हैं, जिनके पास में ज़्यादा एनर्जी रहती है, उनमें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहती है और उनमें वेवलेंथ कम रहता है। अब अगर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ मैं लूँगा लैम्डा, एज पर लैम्डा, तो कॉस्मिक रेज का लैम्डा कम रहेगा, सबसे कम, यानी वेवलेंथ कम, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि ये ताकतवर रेडिएशन, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन है। उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आईआर, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स। तो मैं ये कहूँगा कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और एनर्जी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी टुवर्ड्स कॉस्मिक रेज, तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगा। अब आप अरेंज करो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, एक ही बात है। तो वहाँ पे आपको जो ये अरेंजमेंट बनता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो रेडिएशन है, विजिबल रेज, इसको हम कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं एक्चुअली? लाइट। सो लाइट इज एक्चुअली विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। यहां तक तो आया समझ में? शाबाश। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं। जैसे उनमें कॉस्मिक रेज हैं, तो कॉस्मिक रेज को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? कॉस्मिक रेज जो रहती है, इनका फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है 3 × 10⁻20 to 3 × 10⁻22। ये एक रफ रेंज में बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती हैं। और कॉस्मिक रेज को स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं? तो एज सच तो यूज नहीं करते, लेकिन कॉस्मिक रेज की वजह से न्यूक्लियर चेंजेस आती है, यानी जो न्यूक्लियर रहते हैं उन पे इफेक्ट करता है। ये उसमें एटॉमिक नंबर में बोल सकता हूँ चेंज कर सकता है, या मैं बोल सकता हूँ ये ट्रांसम्यूटेशन करता है। जैसे नाइट्रोजन 14 को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन 14 में, कॉस्मिक रेज की वजह से होता है ये, उसको कहते हैं हम ट्रांसम्यूटेशन। और अगर हम ये आर्टिफिशियली करेंगे तो इसको कहेंगे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और आपको मालूम है कि कार्बन 14 जो है ये यूज होता है कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग। तो इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्मिक रेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है, दूसरे टाइप की जो रेडिएशन है, दीज आर गामा रेज। और गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी रहती है फ्रॉम 3 × 10⁻18 to 3 × 10⁻20। ये मैं आपको एक रफ ये बता रहा हूँ रेंज, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो इस रेंज में रहती है, ये पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है, पर सेकंड, यहाँ पे भी ये पर सेकंड। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो रेडिएशन रहती है उनको हम कहते हैं गामा रेज। और गामा रेज से क्या होता है? गामा रेज से न्यूक्लियर ट्रांजिशन होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन जिस तरह से कॉस्मिक रेज में होता है उस तरह से गामा रेज में। और ये हेवी एटम्स में न्यूक्लियर ट्रांजिशन कर सकता है, जबकि कॉस्मिक रेज लाइट एटम्स में भी न्यूक्लियर ट्रांजिशन यानी न्यूक्लियर चेंजेस ला सकता है। तो गामा रेज को हम यूज करते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको हम कहते हैं मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जनरली आयरन पे यूज होता है, आयरन टिन वगैरह पे यूज होता है, ठीक है। और वहां पे जो आयरन है वो चेंज होता है, कन्वर्ट होता है पहले कोबाल्ट में, उसके बाद में वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, और हम वो चेंजेस वहां पे मेजर करते हैं मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और ये सब किसकी वजह से होता है? गामा रेज की वजह से। तो गामा रेज यूज होती है मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। अब उसके बाद में आता है एक्स रेज। एक्स रेज कहां पे यूज होती है? एक्स रेज तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए भी यूज होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होती है। मैं बताऊंगा कैसे। इनकी जो फ्रीक्वेंसी ये रहती है इस रेंज में 3 × 10⁻16 to 3 × 10⁻18, ठीक है। यानी पावर दो जो है ना, ये आपको कम करना है, क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस है, ये हाई एनर्जी, ये लो एनर्जी रेडिएशंस एज कंपेयर टू गामा रेज। गामा को मैं ऐसे बनाऊंगा, गामा, ये है एक्स रेज।
एक्सरेज क्या करते हैं? एक्सरेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नहीं, बल्कि ये कोर इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनके बगैर जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस शेल के अंदर, उनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन कोर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है इसमें, या ये इजेक्ट आउट भी हो सकते हैं एक्सरेज की वजह से, ठीक है। और इसीलिए हम एक्सरेज को यूज करते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सपीएस बोलते हैं इसको, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में ये यूज होता है, ठीक है। तो ये भी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं। उसके बाद में आती है बारी यूवी और विजिबल की। यूवी विजिबल जो रेडिएशंस हैं इनका फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है 3 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। यूवी और विजिबल ये क्या करते हैं, या ये तो सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका ट्रांजिशन करा सकते हैं। ये कोर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमला नहीं करते। अब हमारे पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये या तो सीधा एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, लेकिन मॉलिक्यूल में सपोज ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक बॉन्ड ऐसे है सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड है, और यहां पे मान लो लोन पेयर है। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस इन लोन पेयर्स को भी एक्साइट करा सकते हैं, पाई बॉन्ड्स को भी एक्साइट करा सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड्स को भी एक्साइट करा सकते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन सबको एक्साइट करा सकते हैं। लेकिन सबसे लूज इलेक्ट्रॉन रहते हैं लोन पेयर, उसके बाद पाई और उसके बाद सिग्मा। यानी लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली एक्साइट होते हैं, लेकिन सिग्मा वाले इजीली एक्साइट नहीं होते। क्लियर? और ये एक्साइटेशन किस में होता है? ये होता है यूवी यानी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में। बात समझ में आई? तो याद रखना कौन कौन से इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट और विजिबल में एक्साइट होते हैं, या तो नॉन बॉन्डिंग यानी एन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिग्मा। और सबसे इजी वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से रहते हैं? नॉन बॉन्डिंग, ये सबसे लूज रहते हैं, तो इनको एक्साइट कराना इजी है। यानी आप इनको विजिबल रीजन में भी एक्साइट करा सकते हैं। लेकिन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके लिए स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस की जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट, उसको हम कहते हैं फार अल्ट्रावायलेट, यानी इस रीजन में। और ये जो रीजन है इसे हम और एक नाम कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैक्यूम, क्योंकि ये वैक्यूम के थ्रू ही पास हो सकते हैं। अगर इसमें कोई मटेरियल बीच में आया तो इसको एक्साइट करा सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इनका जो वेवलेंथ ये याद रखना, ये लैम्डा है इनका वेवलेंथ रहता है फ्रॉम 10 to 200 नैनोमीटर। और जबकि दूसरी जो रेडिएशंस है इससे थोड़ी कमजोर, उनको हम कहते हैं नियर अल्ट्रावायलेट। उनका वो रीजन जो रहता है वो रहता है 200 to 380, या कहीं पे आपको 350 भी नजर आएगा, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना। 200 to 380 नैनोमीटर की जो रेंज में रेडिएशंस रहते हैं उनको हम कहते हैं फार अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली, और ये हम रियरली यूज करते हैं। ये जो फार वाले हैं ना, ये कभी कभी यूज होते हैं, क्योंकि इसके लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब रहा विजिबल रीजन। विजिबल रीजन आपको मिलेगा 380 से लेके 780, कई बुक्स में आपको 400 टू यहां तक दिखेगा 800 नैनोमीटर। तो ये अलग अलग रेंजेस हैं, ठीक है। तो विजिबल रेंज ये है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना है बस 380 to 780 नैनोमीटर की रेंज में, यानी इस वेवलेंथ की रेंज में जो रेडिएशंस रहती है वो रहती है विजिबल रेडिएशंस। और विजिबल रेडिएशंस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा सकते हैं, या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्साइट करा सकते हैं। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं करा सकते, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं। बात समझ में आई? शाबाश। अब विजिबल जो रेडिएशंस रहती है, विजिबल रेडिएशंस एक्चुअली ये व्हाइट लाइट है, और ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स का बना हुआ रहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो रहती है रेडिएशंस वो रहती है वायलेट, और सबसे कम एनर्जी वाली रेडिएशन रहती है रेड।
बात समझ में आ गई, शाबाश। इसी को हम कहते हैं विबग्योर। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एनर्जी कम होगी, यानी एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लेकिन जो वेवलेंथ है वेवलेंथ यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेवलेंथ किसका ज्यादा है, वायलेट का कि रेड का, तो आप बताएंगे रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। एनर्जी किसका ज्यादा है, वायलेट का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट की, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। लेकिन वेवलेंथ में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ये बात समझ में आई? तो फिर मैं ये कह सकता हूं एनर्जी यहां से यहां जाएंगे तो कम, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। यहां तक तो क्लियर आया समझ में, शाबाश। तो यूवी विजिबल रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। और ये जो कलर आता है ना सब्सटेंसेस में, कलर ऑफ सब्सटेंसेस, कलर्ड सब्सटेंस वही रहेगी जो इस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए आपका जो गाजर है उसमें कैरोटीन है, कैरोटीन विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है लाइट, इसीलिए वो उसका कलर आपको गाजर की कलर की तरह दिखता है। या मेरे पास में सपोज ये है, तो इसका मतलब ये विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा कलर मिलेगा, या आप इजीली निकाल सकते हैं कलर व्हील से। मान लीजिए आपके पास में इस तरह का व्हील बनाऊंगा मैं, यहां पे लिखूंगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम कहते हैं कलर व्हील। इससे आपको इजीली पता चल सकता है कि कौन सी सब्सटेंस ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया और इसका कलर ऐसा क्यों आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है तो वो आपको रेड नजर आएगा, उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। यानी जो एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट वाला वो आपको नजर आएगा। अगर कोई व्हाइट लाइट में से, जो आपको व्हाइट लाइट दिखती है, उसमें से अगर येलो गायब हो गया, यानी येलो किसी सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया, तो आपको वायलेट दिखाई देगा। अब अगर किसी ने येलो और ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो आपको इंडिगो दिखेगा। इस तरह से किसी ने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लू दिखेगा वो सब्सटेंस। बात समझ में आई, शाबाश। तो फिलहाल याद रखना, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन रीजन में हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको आप कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक, इससे हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस में कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है वगैरह, ये सब पता लगा सकते, या कंजुगेशन कितनी है और कितनी नहीं। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद में आती है बारी इंफ्रारेड रेडिएशंस की, IR रेडिएशंस। इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है इस रेंज में 3 × 10⁻12 टू 3 × 10⁻14 पर सेकंड। इस रीजन में इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। और इस रीजन में होता क्या है, इस रीजन में वाइब्रेशनल चेंजेस आती है। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है, ये यहां से यहां तक वाइब्रेट करता है। अगर इसने एक पर्टिकुलर IR रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो ये इतना वाइब्रेट करेगा, यानी ज्यादा स्ट्रेच होगा। या फिर बेंडिंग हो सकती है इसमें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास में, तो वाटर मॉलिक्यूल में एंगल चेंज हो सकता है, यानी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसको कहते हैं बेंडिंग, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। बेंडिंग हो या स्ट्रेचिंग हो, दोनों को हम कहते हैं वाइब्रेशंस। जब भी कोई सब्सटेंस इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वहां पे वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं, और उन वाइब्रेशनल चेंजेस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन सी इसने इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब की, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी वाइब्रेशनल चेंज आई और इसमें किस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल, कीटो ग्रुप अलग तरह का वाइब्रेशनल चेंज दिखाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप अलग तरह का वाइब्रेशनल चेंज दिखाएगा, अलग तरह की इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आई, शाबाश। तो वाइब्रेशनल चेंजेस आती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, इसलिए इंफ्रारेड रेडिएशन में हम क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद में आता है इंफ्रारेड के रीजन्स कौन कौन से। इंफ्रारेड में आपको 3 रीजन्स नजर आएंगे, यानी 3 रीजन्स रहती है। एक रहता है नियर IR, ठीक, जिसकी वेवलेंथ जो रहती है वो रहती है 0.75 टू 2.5, ठीक है, माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर्स लिख सकते हैं आप, ये माइक्रोमीटर लिखूंगा मैं। इस तरह से मिड IR में 2.5 टू 25 माइक्रोमीटर्स ये रेंज रहती है, ठीक है।
उसके बाद में जो आपका फॉर IR है यानी तीसरा, जिसमें वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, उसमें रहता है वेवलेंथ 25 माइक्रोन टू 500 माइक्रोन, या मैं कहूँगा 0.025 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो अगर मैं एनर्जी देखूं, एनर्जी सबसे ज़्यादा इन रेडिएशंस की होगी, नियर की, और सबसे कम फॉर IR की होगी। यहां तक तो क्लियर आया समझ में? शाबाश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि IR रेडिएशंस कहां पे यूज होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये यूज होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब और एक रीजन जो आता है IR के बाद में, वो आता है माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव्स में क्या करते हैं? माइक्रोवेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो रहता है 10 to 10 12, यानी 3 into 10 कहूंगा मैं, है ना, पर सेकंड। इस फ्रीक्वेंसी रीजन में हम माइक्रोवेव्स देखते हैं। और माइक्रोवेव्स क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स में? माइक्रोवेव्स मॉलिक्यूल की जो रोटेशन है वो फास्ट करा सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, ऐसे फास्ट रोटेट करेगा, रोटेशनल चेंजेस आएंगी इसमें, ठीक। और अगर ये मॉलिक्यूल पोलर रहा, यानी एक तरफ से पॉजिटिव पोल, दूसरी तरफ से नेगेटिव पोल, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो उससे क्या होगा? उससे डायपोल मोमेंट चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, डायपोल मोमेंट मूव होगा। तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या जिसे हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो रीजन है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रहती है, इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है 3 into 10 power 6 to 3 into 10 power 10। ये रफ मैं बता रहा हूं, रफ। अब होता क्या है, ये जो रेडियो वेव्स है ये बहुत कमजोर रेडिएशन रहती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा, तो ये इसकी स्पिन को चेंज करके ऐसे उल्टा कर सकते हैं, स्पिन चेंज कर सकते हैं, या प्रोटॉन के स्पिन को चेंज कर सकते हैं। यानी इसमें चेंज इन स्पिन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का स्पिन चेंज जो रहता है, प्रोटॉन स्पिन ट्रांजिशन जो रहता है, या वो चेंजेस, वो हम देखते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है, इलेक्ट्रॉन स्पिन चेंजेस हम देखते हैं ESR में। ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहते हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, EPR भी कहते हैं। तो ये बातें याद रखना, ठीक है। तो ये आपके लिए कारआमद बातें, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।